वन वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं। क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच है। आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। क्लैट यूजी 2025 के लिए हमारा विजेता बैच है। दोनों ही कोर्सेज की डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके मिल जाएगी। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। फॉर एन एल सेट यू कैन गो फॉर आवर प्रारंभ बैच। इसकी डिटेल भी आपको ऐप पे मिल जाएगी। एंड सारी चीज़ें, कोई भी दिक्कत हो, आप ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम का, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। शुरू करते हैं। देखो, आज की जो पहली न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया है कि डीपली डिस्टर्ब्ड एंड ऑर्डर सेंटर मणिपुर गवर्नमेंट टू एक्ट। तो ऐसा है, बट अभी इसमें अरेस्ट भी हो चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो चूँकि एक्चुअली ये हुआ कल था, बट न्यूज़पेपर में क्या होता है कि एक दिन बाद ही प्रिंट हो पाएगा, क्योंकि कल का न्यूज़पेपर सुबह आ गया था। तो इसीलिए ये आप अभी देख रहे हो, पुरानी न्यूज़ हो चुकी है वैसे तो। फिर देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट शिफ्टिंग चीता आउट ऑफ कूनो। जैसे कूनो नेशनल पार्क में आप देख रहे हैं कि चीता जो है, इनकी काफ़ी सारी डेथ हो रही हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ये सजेशन है कि अगर ये इन्वायरमेंट सूट नहीं कर रहा है तो किसी और एनवायरनमेंट में ट्राई करके देख सकते हैं, किसी और स्टेट में देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। इसके बाद देखो, ये कर्च ब्रिज अटैक के बारे में हमने अभी परसों या नरसों के सेशन में देखा था। देखो हुआ क्या, ये कर्च ब्रिज क्या है, इसको ना आप इस मैप से देखो तो रशिया एंड क्रीमिया को ना इस तरीके से ये जो जोड़ता है, इसको ही कर्च ब्रिज, और कर्च स्ट्रेट के ऊपर ही, इसलिए इसका नाम कर्च ब्रिज रखा हुआ है। ठीक है। अभी जो कर्च स्ट्रेट ब्रिज है ना, ये 19 किलोमीटर की लेंथ का है। 2018 से ये बना था। इसकी कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। देखो यहाँ पे 2 रेलवे ट्रैक हैं, फिर ये रोड है, और नीचे पूरा शिपिंग पैसेज है, पैसेज फॉर शिपिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। हुआ क्या कि देखो, जो आपकी यूक्रेन है, उन्होंने इस पर अटैक कर दिया और ये ब्रिज जो है वो ख़राब कर दिया, तोड़ दिया, मतलब जो भी ब्लास्ट के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू। तो रशिया ने फिर इसका बदला लेने के लिए अब जो यूक्रेन के पोर्ट्स हैं उस पर अटैक कर रहे हैं। तो उसी के बारे में सारी यहाँ पे वो लिखी हुई है, बट हमने पहले भी देख रखा है, तो इतना कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट बेंच टू हियर डिफेमेशन केस ऑफ राहुल गांधी जी का टुडे। तो देखते हैं क्या होता है इस पर। वैसे तो अभी आई थिंक थोड़ा लंबा समय चलेगा। फिर यहाँ पे देखिए, सूडान और इराक में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। देखो हुआ क्या, सूडान के अंदर ना आपको पता है कि जो होली कुरान है उसको जलाने का पहले भी प्रयास हो चुका है। रिसेंटली क्या हुआ कि इराक की जो एम्बेसी है सूडान के अंदर, उसके बाहर एक प्रोटेस्ट हो रही थी। एंड आई थिंक जो मैंने न्यूज़ देखी थी कि वहाँ पे भी कोशिश करी गई थी कुरान को जलाने की। उसके बाद अभी क्या हुआ कि इराक के अंदर जो स्वीडिश एम्बेसी थी उस पर लोगों ने अटैक कर दिया है। तो बाकी लोगों को किसी को कुछ हुआ नहीं है, बट इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और स्वीडन में तो आप देख ही रहे थे, वो मैंने इस्लामोफोबिया वाला आर्टिकल आपको पढ़ाया ही हुआ है, तो आपको पता ही होगा। तो आज द हिंदू में ऐसे कुछ खास आर्टिकल निकले नहीं हैं। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है हमने न्यूयॉर्क टाइम्स से उठाया है, और इंडियन एक्सप्रेस में भी 2-3 दिन पहले था, कि कोसोवो सर्बिया में क्या चल रहा है। हमने लास्ट मंथ आई थिंक ये डिस्कस भी किया था, बट एक बार फिर से कर लेते हैं और डिटेल से करते हैं। जिसको अगर आप लोगों ने पढ़ लिया था पहले तो उसको रिवीजन कर लो, और अगर नहीं किया था तो इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, ये समझने वाले हैं। ठीक है, पूरा पहले मैप समझेंगे, कहाँ पे ये स्थित है, क्या है कहानी। फिर हम इस टेक्स्ट वाले पेज में जो आया है ना वो देखेंगे। अभी क्या आया है ये अपन बाद में देखते हैं। पहले जो है ना, हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सर्बिया और कोसोवो की जो क्राइसिस है ये आखिर में है क्या। ठीक है, आज की डेट में कोसोवो को वर्ल्ड की कितनी कंट्रीज एज ए कंट्री मानती हैं, पहले ये देख लो। तो आप ये मैप देखोगे, इसमें जितना भी ये ग्रीन पोर्शन है ना, वो कोसोवो को एज ए कंट्री मानती। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जितनी ग्रीन पार्ट हैं, ये सारे विश्व के पार्ट जो हैं वो कोसोवो को एज ए कंट्री मानते हैं। लेकिन आप देखोगे कि अपना प्यारा भारत इन ग्रीन पार्ट में नहीं है। दैट मीन्स भारत जो है ना वो कोसोवो को कंट्री नहीं मानता है। कोसोवो का है क्यों इतना अभी न्यूज में है। आप ज्योग्राफिकल लोकेशन जब देखोगे ना, लेट मी पुट अ मैप, ये देखो आपका पड़ता है कोसोवो। ठीक है, ये जो रेड वाला पोर्शन है, और वहीं आप देखिए ये है सर्बिया। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए उसी के बगल में क्या है, सर्बिया। ये किसके पास में है, रशिया के पास में है। अब मैं आपको पहले एक बात बताता हूं, सर्बिया के अंदर ना एक जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। कोसोवो के अंदर जो पॉपुलेशन है ये मुस्लिम पॉपुलेशन है। सर्बिया इज क्लोज टू रशिया,
वाइल कोसोवो के पीछे यूएस का पूरा सपोर्ट है। कोसोवो देखो 2008 से पहले ना सर्बिया का पार्ट होता था। 2008 के अंदर यूएस ने जबरदस्ती कोसोवो को एक नई कंट्री बनवा दिया और उसके बाद जो यूएस के एलाइज हैं मोस्टली वो कोसोवो को एज ए कंट्री मानते हैं, बट जो रशिया के साथ वाले हैं वो कोसोवो को एज ए कंट्री नहीं मानते हैं, क्योंकि सर्बिया आज भी कहता है कोसोवो इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर। पर ये क्यों हुआ, कैसे कोसोवो और सर्बिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, क्या इनकी हिस्ट्री थी, सब समझने की कोशिश अब करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 95% के आसपास संख्या जो है कोसोवो के अंदर वो मुस्लिम है, सर्बिया के अंदर 95-98% जो हैं वो आपके क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, चलिए अब अपन पहले थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया रशिया के जो एलाइज हैं वो इसको एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे कि कौन हो गया, इंडिया, मैप ही खोलते हैं ना वहां पे आपको समझ में आएगा, जैसे कि हो गया इंडिया, चाइना, ठीक है, इधर अफ्रीका। तो ब्रिक्स कंट्रीज जो है ना मोस्टली वो नहीं मानती हैं कोसोवो को एज ए कंट्री। ठीक है, क्यों नहीं मानती हैं, क्योंकि रशिया इज ऑल्सो आर इंटीग्रल पार्टनर, बहुत ही अच्छे रिलेशन रहे हैं, तो ये है। दूसरा देखो यहाँ पे कहानी क्या है ना, मैं इनकी हिस्ट्री पे आऊंगा, उससे पहले आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले एक न्यूज में आई थी बात कि कोसोवो इज नॉट कश्मीर, ऐसा कोसोवो ने कहा था, और कहा था कि भैया आप हमें एज ए कंट्री मान लो। देखो हुआ क्या है, कोसोवो के साथ हुआ ये कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी कहीं पे इकट्ठा हुई है, उसको किसी ने एक नई कंट्री बनवा दी। ठीक है, वो किसी कौन है, यूएस है। ठीक है, अब अगर ये पहली बार हुआ है तो क्या ऐसा फिर नहीं हो सकता है कल को भैया कोई चाइना में जो उलगर मुस्लिम्स रहते हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाएं और कहें कि नहीं भैया हमें एक नई कंट्री बनानी है, यूएस जाके उनको एक कंट्री बनवा दे। आपका सर्बिया में भी ऐसा होता है। सर्बिया में एक जगह है, ये स्वीडन में, सर्बिया बोल रहा हूं, स्वीडन में एक जगह है माल्मो। आपको अगर इस्लामोफोबिया इन स्वीडन पता हो, मैंने जो आर्टिकल समझाया था उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है। तो ये जो माल्मो वाला रीजन है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं स्वीडन में। तो कल को वो डिमांड करेंगे भैया हमें एक अलग कंट्री बनना है। तो इंडिया को भी यही है कि कल को कश्मीर के लिए पाकिस्तान इस तरीके की बोलेगा, और इसीलिए पाकिस्तान कोसोवो को सपोर्ट भी करता है। तो ये एक बड़ा लॉजिक है जिसके पीछे जो है इंडिया कोसोवो को एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अब ये बात हुई। अब थोड़ा सा आप ना सर्बिया की हिस्ट्री समझो कि क्या हुआ था सर्बिया में, कैसे कोसोवो सर्बिया एक दूसरे के साथ आए, फिर क्या प्रॉब्लम हुई। देखो जैसे आपने ऑटोमन एम्पायर का नाम सुना है, आपने जर्मन एम्पायर का नाम सुना है, ठीक है, उसी तरीके से एक आपका है क्या, सर्बियन एम्पायर। क्या नाम है इसका, सर्बियन एम्पायर। ये 12th सेंचुरी में था। कब था, 12th सेंचुरी के अंदर। ठीक, अब सर्बियन एम्पायर भी बहुत पावरफुल था, लेकिन सर्बियन एम्पायर एंड ऑटोमन एम्पायर में युद्ध हुआ। देखो ऑटोमन एम्पायर भी उस समय बहुत ताकतवर होकर उभर रहा था। आज की डेट में ऑटोमन एम्पायर ऐसा कुछ है नहीं, ये भी विखंडित हो गया था, अलग अलग हो गए थे। टर्की जो है ना वो आप कह सकते हो कि लीड था ऑटोमन एम्पायर में। तो 1389 29 जून एक हुई थी इपिक बैटल ऑफ कोसोवो, उसमें ऑटोमन एम्पायर का सर्बियन एम्पायर के ऊपर जीत हो गया था। अब समझने की कोशिश करते हैं, ऑटोमन एम्पायर क्या था, मुस्लिम कम्युनिटी रहते थे ज्यादा, वहां पे ज्यादा मुस्लिम लोग थे, और उस समय जो सर्बियन एम्पायर था उसमें ज्यादा कौन थे, क्रिश्चियंस थे। यहां से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। जब ऑटोमन ने सर्बियन एम्पायर को जीत लिया इन एपिक बैटल ऑफ कोसोवो, उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ना कन्वर्जन करने लगा। जो कोसोवो की जो एरिया था वहां पे ज्यादातर आपने देखा कि लोगों को कन्वर्ट कराने की कोशिश करी गई। जिजिया टैक्स लगाया जाने लगा रिलीजियस बेसिस पे, जो मुस्लिम्स के अलावा जो और वहां पे रिलीजन रहते थे उनके ऊपर जिजिया टैक्स लगाने शुरू किए गए। और कोसोवो की आप कहोगे कि सर इतनी ज्यादा संख्या को कैसे चेंज कर दिया, तो देखो बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है कोसोवो के अंदर, आज भी 20 लाख के आसपास है, तब तो और कम होंगी। ठीक है, तो ये वाली चीज थी। बट ऐसा नहीं हुआ कि यहां पे ना सर्बियन एम्पायर ने वापसी करी। देखो जब कोसोवो सर्बिया अलग अलग हो गए, ऑटोमन एम्पायर में चीजें हो गई, तो कोसोवो का कल्चर पूरा अलग हो गया। मतलब आपने देखा कि ये मुस्लिम इंक्लाइंड हो गया, वहीं सर्बिया जो है वो क्रिश्चियन इंक्लाइंड था पूरा का पूरा। बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 500 ईयर्स बाद, सर्बियन लोगों को ये लगा कि भाई हमारी कोई चीज हमसे छीन ली गई है, हमें इसको वापस लेना है। और 1912 में बाल्कन वॉर हुआ था, जिसमें सर्बिया ने रिगेन कर लिया था कंट्रोल ऑफ कोसोवो फ्रॉम द टर्की, क्योंकि उस समय ऑटोमन एम्पायर नहीं था, टर्की बचा था।
जो कि ट्रीटी ऑफ लंदन 1913 के बाद रिकॉग्नाइज कर लिया गया था कि इट इज इन पार्ट ऑफ सर्बिया। लेकिन देखो जब ये हुआ ना, तब हुआ क्या, आप इसको ऐसे समझो कि आप कहीं रहते हो और आप 50 साल के लिए वहां से चले जाओ उस जगह से, 50 साल बाद आप उस जगह पे वापसी करो, तो क्या सब कुछ सेम मिलेगा क्या? जवाब है नहीं, थिंग्स विल बी चेंज्ड, कुछ भी सेम नहीं रह जाएगा, पहले जैसी सिचुएशन नहीं दिखेगी। तो यही हुआ, जब सर्बिया ने कंट्रोल ले लिया कोसोवो को, तो उनको नजर आया कि भाई अब ये तो पहले जैसा रहा ही नहीं, यहाँ पे तो अब मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं। तो ये मेजर चीज़ देखने को मिला सर्बिया को। उसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। फिर देखो बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, उतनी हमें हिस्ट्री नहीं जाननी है। 1946 में कोसोवो और सर्बिया दोनों पार्ट बन गए यूगोस्लेव फेडरेशन के, यूगोस्लेव एम्पायर के, एम्पायर नहीं बोलेंगे, फेडरेशन बोलेंगे, ठीक है। 1992 में यूगोस्लेविया भी ब्रेक हो गया, जो यूगोस्लेविया फेडरेशन था वो भी ब्रेक हो गया, और उसके बाद कोसोवो जो है वो इंटीग्रल पार्ट बन गया किसका, सर्बिया का। लेकिन ये चीज किसको पसंद नहीं थी, ये चीज पसंद नहीं थी यूएसए भाई साहब को, ठीक है। इनको ना कोई पसंद नहीं आता है, कोई पावरफुल हो इन्हें पसंद नहीं आता है। तो यूएसए को लगा कि सर्बिया जो है वो तो रशिया के पास है, ठीक है, और अगर कोसोवो भी उनके पास हो जाएगा तो कल को टैक्टिकल मूव में ज्यादा फायदा रहेगा। और कोसोवो की लोकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में कोसोवो की लोकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूरोप की जो भी नेटो के एलाइज हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज है ना, उन तक रशिया बहुत इजीली इनके थ्रू हमला भी कर सकता था। तो रशिया ने, यूएसए ने कोसोवो को भिड़ाया अगेंस्ट किसके, सर्बियन लोगों के, सर्बियन गवर्नमेंट के, और काफी सारी बॉम्बार्टमेंट और बहुत सारी चीजें करी, युद्ध मतलब सप्लाई करने लगे हथियार और इस तरीके की चीजें। और देन 2008 में यूएस से, मतलब पहले तो देखो सर्बिया ने अटैक करने की भी कोशिश करी, रोकने की भी कोशिश करी, बट इन दी एंड फिर उनको घटने टेकने पड़े, और यूएस ने कोसोवो को एक अलग ही इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह घोषित कर दिया। और ये सर्बिया के द्वारा माना नहीं गया था, लेकिन 2008 में ये चीज हो गई। देखो इसमें बीच में बहुत छोटी छोटी चीजें भी हुई हैं, जैसे पीस कीपिंग फोर्सेज नेटो भेज रही थी, ये हो रही थी, वो हो रही थी। अब नेटो किसकी है, नेटो यूएस की चलती है। आज भी नेटो की सेना जो कोसोवो में जा रही है, किसके लिए जा रही है, यूएस कह रहा है इसलिए जा रही है। नेटो में सबसे ज्यादा फंडिंग भी यूएस करता है, तो इस तरीके से यूएस यहाँ पे चीजें कर रहा है। कोसोवो इज नॉट पार्ट ऑफ नेटो, बट पीस कीपिंग मिशन में लोग भेज सकते हैं नेटो के फोर्सेस, तो वही यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे देखा आपने कि 2008 के अंदर जो है वो फिर कोसोवो को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमने इतनी चीज जानी, आपको अभी तक पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि हुआ क्या है। 2008 तक की कहानी समझ में आ गई। इसके बाद देखो 2008 के बाद ना चीजें सही नहीं है। सर्बिया इज नॉट एक्सेप्टिंग कि कोसोवो इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट यूएस के अलाइज इज एक्सेप्टिंग कि भैया जो है कोसोवो इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बट ब्रिक्स एंड जो कुछ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो रशिया के क्लोज हैं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि भैया कोसोवो इज एन अनदर कंट्री। देखो इंडिया और कोसोवो में ना बीच में एक प्रॉब्लम भी हो गई थी कि भारत जो है ना इंटरनेशनल इवेंट्स में इनके जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने देता है। भारत इसलिए नहीं करता क्योंकि हम पासपोर्ट ही नहीं मानते हैं कोसोवो का इंडिपेंडेंट नेशन का। तो फिर कोसोवो डिमांड कर रहा था कि इंडिया में कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट नहीं होने चाहिए। तो ये भी एक क्राइसिस बीच में क्या पैदा हुई थी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है कि ये बाल्कन रीजन में पड़ता है कोसोवो एंड सर्बिया। वैसे मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था बाल्कन रीजन क्या है। ये देखो कोसोवो और ये सर्बिया दोनों बाल्कन रीजन में है। व्हाट इज बाल्कन रीजन? तो ये ज्योग्राफिकल टर्म है 10 सोवरेन स्टेट्स की, जैसे कि कौन कौन है, अल्बेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मैकेडोनिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, सर्बिया एंड स्लोवेनिया। आप में से किसी के दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यूएसए तो क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है, सर्बिया भी क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है, तो यूएस को इसको सपोर्ट करना चाहिए, वो क्यों एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, या फिर मुस्लिम मेजॉरिटी एक जो एंटिटी बनी है कोसोवो इसको सपोर्ट कर रहा है। देखो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स ना ऐसे नहीं चलती है, वहां पे ना कोई भी रिलीजन के बेसिस पे डिसीजंस नहीं लेता है। जो कंट्रीज रिलीजन के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बर्बाद हो जाते हैं। आपके सामने एग्जांपल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान इंडिया के साथ अपने रिश्ते अच्छे नहीं कर रहा है, जबकि पाकिस्तान को पता है कि इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे करेगा, उसी का ट्रेड व्यापार उसी के लिए अच्छा है, उसकी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। वहीं टर्की को देखो, उसके रिलीजियस डिसबिलीव्स हो सकते हैं पर वो इसराइल के साथ प्रॉपर ट्रेड करता है, व्यापार करता है, सारी चीजें करता है। ऑल्दो इसराइल के ऊपर कितने आरोप लगते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का कितना ये करता है,
एक्सप्लॉइटेशन करता है पैलेस्टीन में, लेकिन तब भी टर्की अपने रिलेशन मेंटेन रखता है। टर्की इज ऑल्सो मुस्लिम कंट्री। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो ISI आर्मी इन सब का जो पकड़ है ना, उसके वजह से चीजें ऐसी होती हैं। तो ये मामला है, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट कंटेक्स्ट ये है कि अभी ना कुछ समय पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ इलेक्शंस हुए थे। अब जो भी ये बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज या जेवेट वॉट एवर, उसमें ना कुछ क्राइसिस हुई, मतलब उसमें थोड़ा सा झड़प हो गया दो विचारधाराओं के बीच में। माइनॉरिटीज जो हैं वहाँ पे, जो मेजॉरिटीज हैं कोसोवो के अंदर। और ये एक बार की बात नहीं है, 2008 से आप इनका इतिहास उठा के देखोगे ना, पता नहीं कितनी बार ये लड़ाइयाँ हुई हैं अलग अलग चीज़ों को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके। और ये एग्जाम में नहीं आएगा कि क्या क्या क्राइसिस हुई है अभी या क्या प्रॉब्लम है, आएगा जो अभी हमने पूरा बैकग्राउंड समझा है कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों ये चीज़ यहाँ तक पहुंची है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मेरा आप लोगों से क्विज का क्वेश्चन है, वो ये है कि कोसोवो की करेंसी बताओ मुझे, और साथ ही साथ आपकी सर्बिया की भी। नहीं पता हो गूगल करके लिख लेना, साथ में नोट्स में भी डाल देना, ठीक है। अगर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इन पे आएगा तो एक क्वेश्चन तो बन ही सकता है करेंसी वाला भी, ठीक है, अपने को पता होना चाहिए। तो ये क्लियर हुआ सभी को, हमने पूरा कहानी समझी कोसोवो सर्बिया क्या मामला है। पहले जो है कोसोवो पार्ट था सर्बिया का, यूएस ने कैप्चर करने की कोशिश करी, यूएस ने कोसोवो को पंप किया, पूरा सपोर्ट किया कि तुम नई कंट्री बना लो, 2008 में कंट्री बन गई। उसके बाद से ये क्लैशेस चलते हैं। पहले भी हमने पूरा हिस्ट्री समझ ली कि कैसे सर्बियन एम्पायर था, फिर ऑटोमन एम्पायर ने कैप्चर कर लिया कोसोवो को, फिर जो कोसोवो था पहले क्रिश्चियन मेजॉरिटी था, लेकिन फिर बाद में क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो गया, वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा आ गए क्योंकि ऑटोमन एम्पायर था, कन्वर्जन्स हुए, जिजिया टैक्स लगा, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद वापस जब सर्बिया उसको कैप्चर कर लेता है तब देखता है कि चीज़ें वैसी नहीं रही हैं, बट देन वो सी के अंडर में था। यूगोस्लाविया भी बीच में आता है, फिर यूगोस्लाविया जब ब्रेक डाउन हो जाता है तब अगेन जो कोसोवो था वो सर्बिया के पास चला जाता है, एंड लास्ट में हमने सारी चीज़ें देख ही ली है, ठीक है। चलिए, तो ये था ये पूरा आर्टिकल, एंड आई होप आपको समझ